डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है स्पोर्ट एंड लोकोमोशन। स्पोर्ट एंड लोकोमोशन। स्पोर्ट की क्यों ज़रूरत है ऑर्गेनिजम्स को? स्पोर्ट की ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत टू एस्पेक्ट से है। एक कि वो अपनी बॉडी को अप होल्ड कर सकें, और दूसरा वो अपनी बॉडी को सस्टेन कर सकें अगेंस्ट ग्रेविटी। टू सस्टेन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स को कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस को भी फेस करना पड़ता है। सो टू सस्टेन अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसमें फ्रैक्शन भी है, जिसमें एयर प्रेशर भी है और अदर नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। एवोल्यूशन में जो जो ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज हुआ है तो उनके अंदर जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी बढ़ती गई है, क्योंकि लाइफ मूव कर रही थी वाटर से लैंड की तरफ। वाटर में इटसेल्फ वाटर एक फोर्स प्रोवाइड करता था जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी खुद को सस्टेन करने के लिए। लेकिन जब लाइफ लैंड पर शिफ्ट हुई तो वहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़्यादा थे और ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है वो भी ज़्यादा था। दैट इज़ वाई ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो स्केलेटन है उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। आल दो के स्केलेटन जो है वो एक्सोस्केलेटन ऑलरेडी मौजूद है इन केस ऑफ इनवर्टेब्रेट्स लाइक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का, और एंडोस्केलेटन इकाइनोडर्म्स में से इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली हेमिकॉर्डेट से होता हुआ कॉर्डेट्स में आया और फिर वर्टिब्रेट में इसकी जो है हाईली डेवलप्ड फॉर्म जो है आप एवोल्यूशन में देख सकते हैं। और मेन मकसद इस स्केलेटन का जो कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इवॉल्व हो रहा था वो यही था कि वो बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन किस किस्म का होता है। विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हम बात करेंगे, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, उसमें बोन्स हैं, उसमें कार्टिलेजेस हैं, बोन्स की कितनी टाइप्स हैं, बोन्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं बॉडी में, और फिर मूवमेंट में चूँकि स्केलेटल मसल्स का भी रोल है तो हम इस चैप्टर में स्केलेटल मसल्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर एंड पे हम इनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उन पे भी एक ओवरव्यू डेवलप करेंगे। अब नेक्स्ट हम जो चीज़ मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन बॉडी जो है उसमें एक्सोस्केलेटन के साथ साथ मेन जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है, जो हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों का एक पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड एज और एंडोस्केलेटन। हमारा जो स्केलेटन है ह्यूमन का वो दो कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। उसके पहले हम दो कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट जो है वो तो बोन है, और जो दूसरा इसका पार्ट है वो है कार्टिलेज। तो स्केलेटन को मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम ज़्यादा फोकस करते हैं इनके दो कंपोनेंट्स पे, बोन और कार्टिलेज पे। बेसिकली जो हमारे पास एक फील्ड है बायोलॉजी की जिसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ बोन और कार्टिलेज है। इट इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स एंड स्टडी ऑफ कार्टिलेजेस। ये दो बोन्स और कार्टिलेजेस जो हैं इनको हम अंडर द हेडिंग ऑफ ऑस्टियोलॉजी स्टडी करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं बोन की। बोन एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। इट्स अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन वो कनेक्टिव टिश्यू जो हार्डेस्ट है बॉडी के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू की टाइप में फर्दर कार्टिलेज भी आती है और ब्लड भी आता है, लेकिन जो बोन है इट इज़ द वन ऑफ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा सख्त जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी बॉडी में बोन है। बोन में क्या क्या होता है? बोन के अंदर किसी हद तक बोनी टिश्यू, इसमें बोनी टिश्यू, और इस बोन में होता है बोन की कॉम्पोजिशन में होता है बोन टिश्यू, कार्टिलेज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ये चीज़ें
ये कंपोनेंट्स हैं बोन के अंदर बोन टिश्यू भी मौजूद है इटसेल्फ, जो मेन कंपोनेंट है बोन का। उसके साथ बोन में कार्टिलेज है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। अब अगर हम एक्सटर्नली बोन को देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। दिस इज़ द बोन, ये एक बोन है और इस बोन में जो टर्मिनल ब्रॉड पार्ट है दैट इज दिस वन, इट इज कॉल्ड एपीफाइसिस। ये बोन का ब्रॉड टर्मिनल पार्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडेड पार्ट होता है बोन का, और दिस वन इज आल्सो एपीफाइसिस। और इन दो के दरमियान में ये जो पोर्शन है ये इसको हम डायाफाइसिस या शाफ्ट कहते हैं। तो एक्सटर्नली हम बोन के दो मेन पोर्शन हाईलाइट करते हैं, जो उसका टर्मिनल पार्ट है एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पे वो एपीफाइसिस है, और जो इनके मिड में है वो जो एक सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका, जिसमें सेंट्रल कैविटी है दैट इज द ल्यूमेन, और फिर उसमें येलो बोन मैरो मौजूद होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस और शाफ्ट। ये एक्सटर्नली हम बोन को देखते हैं इस तरीके से। अब अगर हम एनाटॉमी देखें बोन की, इंटरनली अगर हम बोन को देखें कि बोन जो है वो इंटरनली किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो हम इसकी डायग्राम डिस्कस करते हैं, बोन एनाटॉमी। अब अगर हम बोन को क्रॉस सेक्शनली देखते हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन, तो बोन में जो आपको उसका आउटर कंपोनेंट नजर आती है, आउटर लेयर नजर आती है, उसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं। दिस इज पेरिओस्टियम, ये जो है पेरिओस्टियम है। ये पेरिओस्टियम जो है इट इज बेसिकली मेड अप बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी होती है। ओवरऑल बोन इज कनेक्टिव टिश्यू, तो ऑब्वियसली ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही कंपोनेंट है पेरिओस्टियम, लेकिन ये इसका आउटर पार्ट है। जो दूसरी लेयर है बोन की दैट इज दिस वन, दैट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्टियम, इसको हम एंडोऑस्टियम कहते हैं। और एंडोऑस्टियम जो है ये इसका इनर रीजन है, दिस इज इट्स इनर रीजन, वेयर एज जो पेरिओस्टियम था ये आउटर रीजन था। अब ये जो एंडोऑस्टियम होता है ये फर्दर कुछ कंपोनेंट्स पर बेस्ड होता है, जिसमें हम ये देखते हैं ये जो पार्ट है एंडोऑस्टियम का, अगर इसको हम लेबल कर दें पार्ट ए से और इसको हम लेबल कर दें पार्ट बी से, तो फिर फर्दर बी के जो हैं दैट इज द नंबर वन इज पेरिफेरल पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन ये इसका पेरिफेरल पार्ट है, किसका? एंडोऑस्टियम का। दिस इज ऑल एंडोऑस्टियम, और एंडोऑस्टियम का जो पेरिफेरल पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन। ये बोन का सबसे ज़्यादा हार्ड रीजन होता है, सबसे ज़्यादा सख्त और टफ जो पार्ट होता है बोन का वो उसका कॉम्पैक्ट बोन यानी एंडोऑस्टियम का पेरिफेरल पार्ट होता है। एंडोऑस्टियम के अंदर एक इनर बोन मैस होता है, इसके अंदर जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन। इसको हम स्पॉन्जी बोन के नाम से रिलेट करते हैं। स्पॉन्जी बोन ज़्यादातर पाया जाता है एपीफाइटिक रीजन्स में, जो एपीफाइसिस रीजन होता है बोन्स का, दिस वन, ये तो इसमें ज़्यादा जो मेन कंपोनेंट होता है बोन का वो स्पॉन्जी बोन होता है। ये जिसको मैं डॉट लगा रहा हूँ ये स्पॉन्जी बोन है एपीफाइसिस के अंदर। स्पॉन्जी बोन का वो पार्ट होता है जो कि सॉफ्ट होता है, पोर्स होते हैं इसमें छोटे छोटे, और इसमें ही ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो मौजूद होती हैं इसमें। वेयर एज जो स्पॉन्जी बोन है उसमें शाफ्ट के रीजन में यहाँ पर येलो बोन मैरो है, और एपीफाइसिस में यहाँ पे रेड बोन मैरो है। बोन मैरो इज दैट पार्ट ऑफ द बोन जिसमें ब्लड सेल्स भी सिंथेसाइज होते हैं, ब्लड सेल्स भी बनते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स हैं वो भी यहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं। अब अगर हम कुछ सेल्स हैं जिनका रिलेशन बोन के साथ है, बोन जिन सेल से बनती है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं विद द हेडिंग सेल्स एसोसिएटेड विद बोन। बेसिकली एक होते हैं ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स। ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स
ये जो ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स होते हैं, इनसे ही फिर वो तमाम सेल्स डिराइव्ड होते हैं जिनका रिलेशन बोन्स के साथ होता है, बोन्स को बनाने के साथ भी होता है, बोन को मैच्योर करने के साथ भी होता है, और इवन बाद में जब बोन फ्रैक्चर होती है तो उस फ्रैक्चर्ड बोन को, डेड बोन को रिप्लेस करना विद हेल्दी बोन, वो भी होता है। तो ये ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल जो हैं, ये फिर फर्दर इट गिव राइज 3 काइंड्स ऑफ सेल्स जिनको हम डिस्कस करते हैं। उनमें से जो पहले सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट्स ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, यानी जब बोन ने बनना होता है तो जो सेल्स बोन को स्क्रीट करते हैं, बोनी मटेरियल को स्क्रीट करते हैं, बोन को बनाने में सबसे पहले जो रोल प्ले करते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो हैं ये बेसिकली स्क्रीट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं कुछ अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंसेस जिनमें कोलाजन प्रोटीन्स और इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। बोनी मैट्रिक्स जो होता है वो इनसे सिक्रीट होता है। उसके बाद जो दूसरी किस्म के सेल्स हैं, दीज आर ऑस्टियोसाइट्स। जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स ये बेसिकली मैच्योर सेल्स होते हैं, और एक्चुअली ये जो सेल्स होते हैं ये इन्हीं से डेवलप्ड होते हैं। यानी जब ऑस्टियोब्लास्ट्स मैच्योर होते हैं तो दे ट्रांसफॉर्म इनटू द ऑस्टियोसाइट्स। किस तरह? ऑस्टियोब्लास्ट के गिर्द मटेरियल सराउंड हो जाते हैं, मैट्रिक्स सराउंड हो जाता है, और अल्टीमेट जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं इनटू द ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स का क्या रोल होता है? ऑस्टियोसाइट्स एक तो बोन को हेल्दी रखते हैं, बोन की जो अपनी हेल्थ है उसको ये मेंटेन करके रखते हैं ये वाले सेल्स, और साथ ही जो ब्लड में कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है, ब्लड के अंदर हमारे ब्लड में कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल लाइन है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस मसल्स। तो वहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कैल्शियम के रोल को, कि उसका हमारे ब्लड में होना क्यों ज़रूरी है और कितना होना चाहिए। तो उसकी जो एक रिक्वायर्ड लिमिट है कैल्शियम की हमारे ब्लड के अंदर, वो हम न्यूट्रिएंट से तो पूरी कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही बोन से भी कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में एक लिमिटेड अमाउंट में जा रहा होता है। तो ये सेल्स ब्लड के अंदर कैल्शियम की जो क्वांटिटी है उसको भी रेगुलेट कर रहे होते हैं, और साइमल्टेनियसली ये बोन की जो हेल्थ है उसको भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। जबकि जो थर्ड काइंड ऑफ द सेल्स हैं, दीज आर, जो तीसरी किस्म के सेल्स हैं, ये हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ये बेसिकली बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं, बोन को डिसॉल्व करने वाले सेल्स होते हैं, और ये एक प्रोसेस रेगुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। दैट इज कॉल्ड एज बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बोन रिजॉर्प्शन जो है ये बेसिकली क्या प्रोसेस है? इसको हम डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी कहते हैं, बोन रिजॉर्प्शन को। इट्स नॉट रीअब्जॉर्प्शन, इट्स नॉट रीअब्जॉर्प्शन, इट इज रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन, तो बोन रिजॉर्प्शन इज डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन एज वेल। इसमें बोन ब्रेक डाउन होती है, बोन टूटती है, और जब बोन ब्रेक होती है तो अल्टीमेटली कैल्शियम आइंस और फॉस्फेट आइंस जो हैं ये रिलीज होते हैं, और ये रिलीज होकर ब्लड में जाते हैं। आपको पता है कि जो बोन है उसका जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो उसकी सख्त, जो स्टिफनेस का कंपोनेंट है वो कैल्शियम फॉस्फेट हैं। तो जब बोन टूटेगी तो ये कैल्शियम आइंस और जो फॉस्फेट आइंस हैं ये रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद ये ब्लड में जाएंगे। अल्टीमेटली इन सेल्स का एक रोल बोन की ग्रोथ और रिपेयर में भी है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जब बोन फ्रैक्चर होती है तो उस फ्रैक्चर साइट्स पे जो बोन के डेड सेल्स हो जाते हैं उन सेल्स को वहाँ से रिमूव किया जाता है, और फिर उसकी जगह नए सेल्स इन्वेड होके बोन का रिपेयर्ड पार्ट जो है, फ्रैक्चर पार्ट जो है वो रिपेयर करते हैं। तो वो जो डेड सेल्स होते हैं एट द फ्रैक्चर साइट ऑफ द बोन, दे आर रिमूव्ड बाय ऑस्टियोक्लास्ट्स। सो हम कहते हैं कि जो ऑस्टियोक्लास्ट्स हैं ये बोन की ग्रोथ में और बोन की रिपेयर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यू कैन सी द ओवरव्यू ऑफ दिस लेक्चर के
बोन जो है वो एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, उसके एक्सटर्नली दो पार्ट्स हैं, एपिफाइसिस और डायाफाइसिस। बोन के इंटरनल पार्ट्स में आउटर लेयर पेरियोस्टियम है, इनर एंडोस्टियम, और एंडोस्टियम जो है दैट इज फर्दर मेड अप बाय कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, येलो बोन मैरो उसके शॉफ्ट के रीजन में होता है, जबकि रेड बोन मैरो जो है वो इसके एपिफाइसिस के रीजन में होता है, और स्पॉन्जी बोन अबंडेंटली एपिफाइसिस में होती है। वेयरएज जो बोन को बनाने वाले सेल्स हैं या बोन के साथ जिन सेल्स का रिलेशन है उनमें ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स मेन सेल्स हैं जो कि आगे डेवलप करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स, उनसे डेवलप होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और तीसरी किस्म के जो सेल्स हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट्स हैं जिनका रोल बोन रीजॉर्प्शन के अंदर है।